हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आज हम वन शॉट की श्रृंखला में जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली ही लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की देखने वाले हैं कि डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैकेनिकल का मतलब है कि हम खाना खाते हैं तो उस पर हम क्या मैकेनिकल काम कर रहे हैं। मैकेनिकल जैसे कि हम दांत से खाने को चबा रहे हैं तो वो मैकेनिकल काम हो गया। हमारे ईसोफेगस में जो मसल हैं वो उस पर एक्शन कर रही हैं, मस्कुलर मूवमेंट होगी। स्टमक के अंदर मस्कुलर मूवमेंट होगी, वो खाने पर एक्शन कर रही है, तो वो सारा मैकेनिकल काम में आ जाएगा। और यहाँ पे बायोकेमिकल से क्या पता चल रहा है कि खाने के ऊपर बायोकेमिकल एक्शन भी हो रहा है, जैसे कि एंजाइम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो खाने पे एक्शन करेगा तो वो हमारा बायोकेमिकल में आ जाएगा। तो दोनों ही चीजें मिलके कि मैकेनिकल काम मिलके और बायोकेमिकल दोनों काम मिलके कंप्लीट कर रहे हैं किसको, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी की लाइंस लिखती है। अब यहां हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा। तो क्या क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल आएगी एक तो, और दूसरा क्या है, ग्लैंड्स आ जाएंगे, है ना। बेसिकली जो डाइजेशन में मदद करेंगे वो वाले ग्लैंड्स आ जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं है, बेसिकली एक पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन के अंदर से क्या है, खाना जाएगा। अब खाना जाएगा तो उसकी हमें क्या करनी है, डाइजेशन करनी है। डाइजेशन में मदद कौन करेंगे, अपने, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उसमें मदद करेंगे। तो मिलजुल के पूरा बन गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फ्लो चार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल जो ये पाइपलाइन है ये आखिरकार कैसे बनी है। तो ये बेसिकली माउथ अपने मुंह से शुरू होती है और एनस पर ये खत्म हो जाती है। तो बीच में रास्ते में कौन से स्टेशन आते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आया माउथ, उसके बाद आएगा क्या आएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस आ जाएगा, उसके बाद स्टमक आ जाएगा, उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन आ जाएगी। इंटेस्टाइन में पहले कौन सी आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, हमें पता है, ड्यूडेनम, जोजेनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। और लार्ज में एनस पे, लास्ट में एनस पे ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे, यहीं पे मैं एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। जब भी मस्कुलर मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ध्यान रखना, मस्कुलर मूवमेंट का क्वेश्चन या तो ईसोफेगस में होगी मस्कुलर मूवमेंट, या कहां होगी, स्टमक के अंदर होगी। तो ईसोफेगस में जो मस्कुलर मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मस्कुलर मूवमेंट का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। और स्टमक के अंदर जो मस्कुलर मूवमेंट होगी उसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। तो मस्कुलर मूवमेंट का क्वेश्चन यही 2 जगह से आपसे पूछा जाता है। ये कंफ्यूजन हम ऑलरेडी यहां पे क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक फेरिंग्स पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि फेरिंग्स क्या है, फूड और एयर के लिए, खाने और हवा के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आता है, डाइजेशन के चैप्टर में भी आता है और रेस्पिरेशन वाले, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है, ठीक है। अब ओपनिंग पूछी गई है हमसे कि ओपनिंग, विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फूड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं। विंड पाइप क्या होती है, बेसिकली देखो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो जाएगा क्या है, ट्रेकिया आएगी, ट्रेकिया के बाद लंग्स आ जाएंगे। तो बेसिकली ट्रेकिया स्टार्ट होने पहले जो ओपनिंग बनेगी उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और फूड पाइप जो अपने खाने वाली पाइप है, बेसिकली फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा, तो वहां पे बीच में जो ओपनिंग बनेगी उसको हम गैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब कोई स्ट्रक्चर अगर ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट हो, ऊपर का मतलब क्या होता है, एपी, ऊपर का मतलब होता है एपी, तो वो क्या बन जाएगी, वो एपीग्लोटिस बन जाएगी। और क्यों प्रेजेंट होती है, मान लो हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हवा की पाइप में, है ना, यही बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो हवा की पाइप में ना चली जाए, इसलिए एक फ्लैप लाइक, एक कार्टिलेज की बनी, यहां पे है एक कार्टिलेज की बनी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसको, जो हवा की पाइप है ना, जो हवा की पाइप है उसको कवर कर लेगी, उसमें खाने को नहीं जाने देगी, उसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब हम यहां पे बात करना चाहते हैं टीथ्स के बारे में, हमारे दांतों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दांतों के बारे में याद रखना 3 चीजें, एक तो हमारे दांत थीकोडोंट है, एक डायफायोडोंट है, एक हेटेरोडोंट है। यहां पे जो डोंट वर्ड आ रहा है, डोंट का मतलब होता है डेंटिशन, दांत, डोंट मतलब दांत, डेंटिशन
डेंटिशन। डोंट मतलब क्या होता है, डेंटिशन, दांत। अब नाम से ही इनका मतलब पकड़ते हैं। सबसे पहले हेटेरोडोंट देखते हैं। देखो हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आपने वर्ड सुना होगा होमो हेटेरो, होमो हेटेरो। तो होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मतलब डिफरेंट है, क्या है, डोंट मतलब अपने दांत जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप के मतलब कोई दांत इंसीजर है, कोई कनाइन है, कोई प्रीमोलर है, कोई मोलर है। नेक्स्ट डाइफायोडोंट की बात करते हैं। अब देखो यहां पे डाई वर्ड आ रहा है। डाई किसके लिए, मतलब दो। डाई का मतलब होता है दो। डोंट मतलब दांत, मतलब अपने दांत जो है जिंदगी में दो बार आते हैं। एक बार तो टेम्परेरी, जिसको दूध के दांत बोलते हैं ना, बचपन में जो टूट जाते हैं। फिर आएंगे उसके बाद परमानेंट वाले आएंगे जो नहीं टूटते हैं। एक बार टूट गए तो फिर से वो नहीं आने वाले। तो टेम्परेरी या दूसरा नाम इनका डेसिडस भी बोल सकते हैं, और परमानेंट यानी एडल्ट टीथ। एडल्ट मतलब ना जो जवान होके आए हैं, समझ गए ना बात। सारी बातें आप समझते हो, आप समझदार हो काफी। थीकोडोंट का मतलब क्या है कि जो हमारे दांत है ना वो किस में एम्बेडेड है, जो बोन के सॉकेट में एम्बेडेड है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, हमारे दांत जो बोन के सॉकेट में एम्बेडेड है। और इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, दिखने से भी पता लगता है कि भाई ये जबड़ा है, जबड़े में है ना धसे हुए गड़े हुए हैं, है ना। यही हिंदी में इसका मतलब सामने आता है। डेंटल फॉर्मूला का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अडल्ट ह्यूमन का पूछा जाए तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123 अपॉन 2123। और ये तो सबको पता ही होगा 2123 कैसे है, ये इंसीजर है, ये कनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है ना। ये तो कॉमन सी बातें यहां पे लिखी गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एनसीईआरटी बात लिखती है कि हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल जो होता है बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही हार्ड है। कहां पे, दांतों पे होता है। ये बात भी कॉमन सेंस से आपको पता होगी। टीवी में जो टूथपेस्ट की एड आती है उनमें भी ये बात इनेमल वाली तो बता ही देते हैं, ठीक है। याद करने का कुछ नहीं था। अब दांतों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में, यानी जीभ के बारे में, है ना। कुछ याद नहीं करना, मैं सब आपको याद करवा दूंगा, बस मेरी बातें सुनते रहा करो। थोड़ा तेज बोलूंगा क्योंकि वन शॉट है, पर मेरी बातें ध्यान से सुन लिया करो। आपके दिमाग में फिट करा दूंगा उस चीज को, एकदम क्लिक कर जाएगी। चाहे ट्रिक बताऊं या लॉजिक बताऊं, कुछ भी बताऊं, पर भूलोगे नहीं। देखो टंग जो है मस्कुलर होती है। बोलते हैं ना कि जबान में हड्डी नहीं होती इसलिए फिसल जाती है, तो हड्डी नहीं होती फिर भी हम देखो ऐसे मूवमेंट करा तो मतलब उसमें मसल तो पक्का होती है, तो मस्कुलर है, कुछ याद नहीं किया। फ्रीली मूवेबल है, अब हम अपनी जीभ को किधर भी घुमा सकते हैं, ऐसे वैसे ऊपर नीचे, तो वो फ्रीली मूवेबल है, कुछ भी याद नहीं किया। अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेलुनम। अपनी जीभ को ऐसे हाथ से पकड़ के, एक बार करके देखना, अपनी जीभ को हाथ से पकड़ के ऐसे उठा के देखो तो एक फ्लैप लाइक आपको, है ना, एक फ्लैप लाइक ऐसे, ये इससे बनाता हूं मैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगी जिससे वो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी के बेस से वो जुड़ी हुई है। आपको एक फ्लैप लाइक ऐसी स्ट्रक्चर दिख जाएगी जिसको फ्रेनुलम बोला जाता है, ठीक है। अपर सरफेस हैव पेपिली। देखो जीभ का आप नीचे वाला सरफेस देखना, बिल्कुल आपको चिकना मिलेगा, स्मूथ मिलेगा, बट अपर सरफेस आप देखो थोड़ा खुरदरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे पेपिली प्रेजेंट होते हैं, और कुछ पेपिली के ऊपर क्या है, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो जीभ के अगर आप नीचे देखोगे तो कुछ टेस्ट नहीं आएगा, नीचे आप कुछ भी चीनी नमक लगाओगे, है ना। टेस्ट कहां से आता है, जीभ के ऊपर से आता है, क्योंकि वहां पे ऊपर, है ना, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से आपके माइंड में यहाँ पे फिट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्टमक के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टमक के बारे में एनसीईआरटी में जो भी कुछ लिखा हुआ है यहां पे, है ना, बहुत ही प्यारे तरीके से, शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है। देखो स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप होती है। स्टमक के पार्ट कौन से होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। अब ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, देखो स्टमक के जो ग्लैंड्स होते हैं उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। जहां कहीं भी वर्ड आ जाए गैस्ट्रिक मतलब वो स्टमक के रिलेटेड है। जहां कहीं भी वर्ड आ जाए रीनल मतलब वो किडनी के रिलेटेड है। जहां कहीं भी वर्ड आ जाए हिपैटिक मतलब वो लीवर के रिलेटेड है। याद रखना, है ना, गैस्ट्रिक स्टमक के, रीनल किडनी के, हिपैटिक किसके, लीवर के। ये बातें हमेशा याद रखना। और एनसीईआरटी क्या लिखती है कि स्टमक के अंदर जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो कितने घंटे होती है, 4 से 5 घंटे की स्टोरेज होती है फूड की स्टमक के अंदर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि चर्निंग मूवमेंट क्या होती है, जो स्टमक के अंदर मसल्स की मूवमेंट होगी। ईसोफेगस क्या बताई थी मैंने, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, और स्टमक की क्या हो जाएंगी, चर्निंग मूवमेंट हो जाएंगी, ठीक है। स्टेज ऑफ फूड काइम हो जाएगी। काइम क्या होता है मैं आगे जाके बताऊंगा, इसकी अभी टेंशन आप मत लो।
ठीक है। अब देखो स्पिंक्चर कौन से होंगे, एक तो होगा गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्टमक। अब इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। देखो गैस्ट्रो मतलब क्या है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ईसोफेगस मतलब जो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में है वो हो जाएंगे, है ना। गैस्ट्रो ईसोफेगल, इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं थी, ठीक है। और पाइलोरिक स्पिंक्चर कौन से होंगे, देखो स्टमक के आगे क्या आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे पहले क्या आएगी, ड्यूडेनम आएगी। तो ड्यूडेनम के साथ जो जुड़ रही है वो हो जाएंगे अपने क्या है, पाइलोरिक स्पिंक्चर हो जाएंगे। पाइलोरिक वर्ड कहां से आया है, ये देखो पाइलोरिक, है ना। ये देखो आगे क्या आएगी, ड्यूडेनम आएगी। तो इनके बीच में जो स्पिंक्चर होंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। अब स्पेसिफिक यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, सी शेप होती है। ड्यूडेनम कैसी होती है, सी शेप। अब यहां पे कंफ्यूजन से बचना, स्टमक कैसा था, जे शेप था। स्टमक है जे शेप और ड्यूडेनम है सी शेप, तो यहां पे कंफ्यूजन से बचना है। तो एनसीईआरटी में जुजिनम के बारे में लिखा हुआ है कि लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर है, जबकि इलियम के बारे में लिखती है हाईली कोइल्ड। अब यहां से भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है कि जुजिनम लॉन्ग कोइल्ड है, जबकि इलियम क्या है, हाईली कोइल्ड है। तो हाईली कोइल्ड आ जाए तो इलियम आंसर जाएगा, है ना। लॉन्ग कोइल्ड में जुजिनम जाएगा, इस बात से बच के रहना। लार्ज इंटेस्टाइन में यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अच्छे खासे क्वेश्चन कहां से बनेंगे, सीकम से बनते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब सीकम से यहां पे सीधे सीधे 4 क्वेश्चन आपके सामने नजर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की ये ब्लाइंड सैक होती है। ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर क्या होती है, जो आगे से बंद हो। देखो फॉर एग्जांपल कोई रोड ऐसे जा रहा है और ये रोड आगे से बंद है, तो इसको बोलते हैं क्या, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बोल देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि सीकम जो है ब्लाइंड सैक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सीकम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा पार्ट है इंटेस्टाइन का जो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट करता है, तो आंसर जाएगा सीकम। तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बना, इसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइज होते हैं। वर्मी फॉर्म अराइज होते नहीं, होता है, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यहां से अराइज होता है, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब पहले पाया जाता था बट अब धीरे धीरे गायब हो गया है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं सीकम से, बहुत प्यारे। ब्लाइंड सैक वाला बन गया, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला बन गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं साफ साफ करके। एक तो बन गया अपना क्वेश्चन ब्लाइंड सैक, एक बन गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहां से अराइज होता है, और एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कोलोन की बात कर रहे हैं, तो कोलोन के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट किस तरीके से होते हैं, कुछ भी याद नहीं करना, मैं आपको, है ना, टेक्निकली बताता हूं। देखो एक होता है, देखो जो भी चीज असेंडिंग क्या होती है, जो चीज ऊपर की तरफ जा रही है, और डिसेंडिंग क्या होती है, जो चीज नीचे की तरफ जा रही है, और ट्रांसवर्स मतलब ऐसे टेढ़ी है, ठीक है। तो जो चीज ऐसे ऊपर की तरफ गई, पहले तो ये ऊपर की तरफ गई, फिर ऐसे टेढ़ी गई, फिर ऐसे नीचे की तरफ आई, और फिर ऐसे सिग्मोइड कर्व बना ली, ठीक है। तो यही है कोलोन बेसिकली अपनी, है ना, यही है अपनी कोलोन कि ऊपर की तरफ गई उसको क्या बोल देंगे हम, असेंडिंग कोलोन बोल देंगे। जो ऐसे टेढ़ी गई उसको ट्रांसवर्स कोलोन बोल देंगे। फिर नीचे की तरफ आ गई उसको क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग बोल देंगे। फिर सिग्मोइड कर्व बना ली उसको सिग्मोइड बोल देंगे। तो यही है अपनी कोलोन कि ऊपर की तरफ गई क्या, असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स टेढ़ी गई, फिर नीचे की तरफ आई डिसेंडिंग, और फिर सिग्मोइड कर्व जैसी बना ली उसने, तो क्या हो जाएगी, ये असिग्मोइड हो जाएगी। 4 पार्ट हो गए। रेक्टम में कुछ भी आपको खास ऐसा याद नहीं रखना है। रेक्टम के बाद तो क्या आएगी, एनस आएगी, फिर एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स हैं वो कैसे होती हैं। लेयर्स मतलब फॉर एग्जांपल, अरे ये क्या कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल को मैं यहां से कट कर दूं, यहां से कट कर दूं, फिर उसको ऐसे उठा के देखूं ना, उसका ट्रांसफर सेक्शन देखूं, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी ना, गोल गोल दिखाई देगी। कट करके ऊपर से देखेंगे गोल गोल दिखाई देगी, और इसमें लेयर कितनी पाई जाएंगी, 4 लेयर इसमें पाई जाएंगी, 4 लेयर। अब 4 लेयर कैसी होती हैं, जो सबसे बाहर की तरफ होगी, सबसे आउटर मोस्ट होगी, वो होगी सिरोसा। सिरोसा किसकी बनी होती है, मेसोथेलियम की एंड कनेक्टिव टिश्यू की। क्वेश्चन जहां से बनेंगे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, है ना, ध्यान रखना। सबसे बाहर की लेयर है सिरोसा, है ना, फिर उसके अंदर कौन सी लेयर है, मस्कुलरिस, फिर उसके अंदर कौन सी लेयर है, सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली होगी म्यूकोसा होगी। क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मस्कुलरिस नाम से ही पता लग रहा है कि मसल
मसल होंगी, कैसी मसल होंगी, स्मूथ मसल होंगी। जो भी इनर ऑर्गन, होलो ऑर्गन होते हैं ना, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में जैसे यहाँ पे मसल है, वो स्मूथ मसल ही होती है। स्केलेटल मसल तो हाथों पैरों में, लिम्स में पाई जाती है, और कार्डियक तो हार्ट में पाई जाती है। तीन ही टाइप की मसल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ पे दो टाइप की मसल है, एक है सर्कुलर मसल, एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो क्वेश्चन प्यारा क्या बनता है कि सर्कुलर मसल है जो इनर है, अंदर वाली साइड है, और आउटर बाहर वाली साइड कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूं, पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सब म्यूकोजा में अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसी लेयर का नाम बताओ, है ना। वो आपसे क्या पूछेंगे कि 4 लेयर हैं, एक सिरोसा है, एक मस्कुलरिस, एक सब म्यूकोजा, एक म्यूकोजा। ऐसी लेयर का नाम बताओ जिसमें नर्व्स होती हैं, जिसमें ब्लड वेसल होती है, जिसमें लिम्फ वेसल होती है। तो ऐसी लेयर का नाम क्या है, सब म्यूकोजा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि ड्यूडनम के अंदर, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि ड्यूडनम के अंदर क्या है, सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड बोला जाता है। ये बात लिखी गई है, आपको पता होनी चाहिए। तो दो बहुत प्यारे क्वेश्चन यहां से बच जाते हैं, ठीक है। म्यूकोजा की अब हम बात कर रहे हैं, तो म्यूकोजा क्या है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे बाहर वाली कौन सी थी, सिरोसा थी, सबसे अंदर वाली म्यूकोजा है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो मान लो ये म्यूकोजा ऐसे जा रही है, तो जब स्टमक आता है तो म्यूकोजा कुछ ऐसे फोल्ड बना लेती है जिसको रुगी बोलते हैं, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन आती है तो ये और भी ज्यादा फोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्टमक के अंदर इसने म्यूकोजा ने फोल्ड बना लिए हैं जिसको रुगी बोलते हैं, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसने और ज्यादा फोल्डिंग बना ली है जिसको विलाई बोला गया है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये फोल्डिंग्स का फायदा क्या है, फोल्डिंग से क्या हुआ है, फोल्डिंग से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, वहां पे डाइजेशन अच्छी हो पाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस स्मॉल प्रोजेक्शन, मतलब जिन पे ये है ना, जिन पे ये विलाई बन गई है, इनके ऊपर भी प्रोजेक्शन ऐसे कुछ ऐसे छोटी 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 बहुत छोटी प्रोजेक्शन पाई जाती हैं। अब बहुत छोटी मतलब माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी, विलाई मतलब विलाई, विलाई के भी ऊपर बहुत छोटी छोटी प्रोजेक्शन है, जो उसको ब्रश बॉर्डर, है ना, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होंगी तो ब्रश जैसी उसको अपीयरेंस देंगे, ठीक है। अब विलाई आर सप्लाइड बाय, यहां पे लिखते हैं विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। यहां पे याद रखना, जो लैक्टियल है वो लिम्फ वेसल है, लैक्टियल जो है वो क्या है, लिम्फ वेसल है, ठीक है। अब म्यूकोजा फॉर्म क्रिप्ट इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन। देखो ये बात मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये विलाई है, फॉर एग्जांपल ये विलाई है। अब विलाई में सप्लाई बताई गई है किसकी, लैक्टियल की। ये एक लैक्टियल है, ये लैक्टियल है, ये लैक्टियल है, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये विलाई है, और विलाई के अंदर क्या सप्लाई है, लैक्टियल की सप्लाई है। अब विलाई के बीच में जो ये स्पेस बन रहा है ना, ये बन रहा है, इसको क्या बोला गया है, क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन। लैक्टियल किसको बोला है कि विलाई को जो क्या है, एक लिम्फ वेसल सप्लाई कर रही है, उसको लैक्टियल बोला गया है। और ये जो बन रहा है ना, ये ब्लैक कलर में दिखाता हूं मैं, ये जो बन रहा है विलाई के बीच में, ये क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन की बेस बन रहे हैं जो विलाई के बीच में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो 3 टाइप के पैरोटिड हो जाएंगे, सब मैक्सिबुलरी या सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल हो जाएंगे। बिल्कुल इनको हम नाम से ही पकड़ के यहीं पे ध्वस्त कर देंगे। देखो पैरोटिड जो होंगे वो चीक्स के नीचे बोल लो या फिर ईयर, कानों के नीचे बोल लो, चीक्स के नीचे या फिर कानों के नीचे। सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर बिलो जो मतलब जबड़ा। अब जबड़े 2 ही होते हैं हमारे पास, या तो मैक्सिला या मैंडिबल, या अपर जो लोअर जो होता है। तो ये तो नाम से हो गया। सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब क्या होता है, जीभ के रिलेटेड, है ना, कि लैंग्वेज, बायलिंगुअल, बायलिंगुअल मतलब जो 2 भाषा बोलता है, लिंगुअल मतलब जबान बोलता है, जबान मतलब टंग, तो ये टंग के नीचे होगा। 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड भी हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। तो लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो इसका एवरेज वेट बताया गया है, जाहिर सी बात है अडल्ट का ही बताया होगा कि 1.2 to 1.5 kg इसका एवरेज वेट होता है। और ये कहां पर सिचुएटेड होता है, अब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम होता है। अब ये लीवर की कंफ्यूजन है, ये लीवर की कंफ्यूजन है। देखो लीवर का मैं एक रफ सा डायग्राम आइडिया दे देता हूं, कुछ इस तरीके से आपको यहां पे बना के। मान लो ये अपना लीवर है,
मान लो ये अपना लीवर है और लीवर के अंदर बेसिकली दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब हो जाता है। ठीक है, तो वही बातें यहां पे की गई है और सारी कंफ्यूजन इस फ्लो चार्ट से मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी कवर हो जाएगी। देखो लीवर के अंदर क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब इन लोब्स के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। अब उनको क्या बोल दिया जाता है, हेपेटिक लोब्यूल्स। मैंने आपको बोला था कि हेपेटिक वर्ड जहां भी आ जाए मतलब लीवर के रिलेटेड है तो हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, लीवर के अंदर है लोब्स, लोब्स के अंदर क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स हैं और हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या है, हेपेटिक सेल्स हैं। और हेपेटिक सेल क्या करती हैं, बाइल को सिक्रेट करती हैं और ये बाइल अब कहां जाके स्टोर हो जाएगा, कहां जाके स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। इस फ्लो को एक बार फिर से करते हैं कि लीवर के अंदर दो लोब्स हैं, अब लोब्स के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स हैं। हेपेटिक सेल क्या करेंगी, बाइल को सिक्रेट करेंगी और बाइल कहां जाके स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट अगर आपने पकड़ लिया तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लोब होती है या लोब्यूल्स होती है या सेल्स होती है, क्या होती है। तो याद रखना हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो ये हेपेटिक लोब्यूल्स है इसके बाहर क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। ठीक है, लीवर जो ये लोब्यूल्स है, हेपेटिक लोब्यूल्स है, इनके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, एक शीट की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। तो बेसिकली चाहे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्वेश्चन आए, चाहे ग्लिसन कैप्सूल का क्वेश्चन आए, दोनों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ट्रिक मैंने आपको बता दी, दोनों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हेपेटिक लोब्यूल से रिलेटेड है। तो ये अब भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, यूनिट भी कौन सी है, हेपेटिक लोब्यूल्स, और ग्लिसन कैप्सूल भी किसके बाहर होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर। तो ये आपको अब भूलना नहीं चाहिए। ये डायग्राम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा डायग्राम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पे है अपना गोल ब्लैडर, ये क्या है, गोल ब्लैडर, ये गोल ब्लैडर है, ये लीवर है, ये पेनक्रियाज है और ये क्या है, ड्यूडेनम है। अब देखिए गोल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसको क्या बोला जाता है, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और लीवर से जो डक्ट आएगी वो कॉमन हेपेटिक डक्ट है। मतलब एक आएगी राइट लोब से, एक आएगी लेफ्ट लोब से और दोनों लोब की मिलके बन जाएगी कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये आ गई सिस्टिक डक्ट, ये आ गई कॉमन हेपेटिक डक्ट और दोनों ने मिलके कौन सी बना दी, कॉमन बाइल डक्ट बना दी। ठीक है, अब यहां है अपना पेनक्रियास, तो पेनक्रियास से जो डक्ट आएगी वो होगी क्या, ये हो जाएगी पेनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट ये थी और पेनक्रियाटिक डक्ट ये वाली थी, दोनों मिलके क्या बना देंगी, दोनों मिलके बना देंगी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि कहां ओपन हो जाएगी, ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगी। अब यहां पे स्फिंक्टर की बात की गई है, स्फिंक्टर की बात की गई है कि एक तो आपको मिलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयटर मिलेंगे, जो कहां पे होंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गार्ड करेंगे कॉमन बाइल डक्ट में, और एक होंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होंगे, ओडाई बोल दो या ओडी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो गार्ड करेंगे हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को कहां, ड्यूडेनम में। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं कि एक तो कहां पे बेसिकली यहां पे पाए जाएंगे, है ना, एक मिनट, ये थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, एक स्फिंक्टर तो यहां पे पाए जाएंगे जो पेनक्रियाटिक डक्ट की, है ना, कॉमन बाइल डक्ट में ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं। एक कहां पाए जाएंगे, एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहां पाए जाएंगे, यहां पाए जाएंगे, जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को कहां, ड्यूडेनम में गार्ड कर रहे हैं। एक स्फिंक्टर यहां, एक स्फिंक्टर यहां पे अपने अब पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये था वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, काइम मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो फ्लो है, पूरा फ्लो है, समझना है, पकड़ना है इस फ्लो को। देखो फूड, खाना हमने खाया, अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना, गलती से वो सिलेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, माफी, हाथ जोड़ के। ठीक है, तो फूड, खाना हमने खाया, कहां से खाया, माउथ, है ना, मुंह से हमने खाना खाया। अब उसको मेस्टिकेशन यानी चबाया, किससे चबाएंगे, दांतों से चबाएंगे। तो दांतों से खाने को मेस्टिकेट कर दिया तो बन गया मेस्टिकेटेड फूड, सिंपल बात अभी तक चल रही है। अब वो खाने को जो हमने चबाया है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। सलाइवा में क्या है, म्यूकस है, उसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और उस सलाइवा के साथ मिक्स हो जाने के बाद जो खाना बन गया उसको हम बोलस बोल रहे हैं।
और बोलस कहां बना है, सलाइवा के साथ मिक्स होके, तो ये हमारे माउथ में ही बना है। अब क्या है, उस बोलस को हम क्या करेंगे, निगल जाएंगे। अब निगलने को या तो स्वेलोविंग बोल लो, है ना, कि निगल गए, स्वेलोविंग बोल लो या डिग्लूटेशन बोल लो, एक ही बात है। अब निगलने के बाद वो स्ट्रक्चर कहां जा रही है, फेरिंग्स में जाएगी, फिर कहां जाएगी, देखो फेरिंग्स में जाएगी, फिर कहां जाएगी, ईसोफेगस में जाएगी। अब ईसोफेगस में क्या हो रही है, मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। अब ईसोफेगस में मस्कुलर मूवमेंट जो है खाने को आगे धक्का मारेगी, खाने को आगे धक्का मारेगी, आगे जा रहा है। अब ये बोलस जो है कहां पे बना था, माउथ में बना था, कहां पहुंच चुका है, धक्का मार मार के स्टमक में पहुंच चुका है। अब स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, है ना। अब वो एंजाइम के साथ जो ये बोलस है वो मिल जाएगा, और ये मिलाने में मदद कौन करेगा, चर्निंग मूवमेंट है। चर्निंग मूवमेंट कहां पे होगी, अब पता चल गया, स्टमक में होगी, मस्कुलर मूवमेंट। तो वो खाने के साथ गैस्ट्रिक एंजाइम मिल जाएंगे, फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा, काइम बन जाता है। काइम कहां बना, स्टमक में, बोलस कहां बना, माउथ में। सारी बातें हमें यहां पे पता चल गई। तो ये छोटी छोटी बातें कि डाइजेशन जो है स्टार्ट कहां होती है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन, ठीक है। क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज, है ना, एक तो दांतों से चबा रहे हैं हम, ऊपर से सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो भी तो मुंह में ही होता है, माउथ में ही होता है, तो वहां पे स्टार्ट हो जाती है। और एंड कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हो जाती है। मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन जैसा कुछ खास होता नहीं है, वहां पे अब्जॉर्प्शन भी थोड़ी बहुत होती है, अब्जॉर्प्शन भी ऑलमोस्ट सारी कहां पे हो जाती है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब स्टमक में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होंगी म्यूकस नेक सेल होगी, एक पेप्टिक और चीफ सेल होंगी, एक पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होगी। अब म्यूकस नेक सेल नाम से ही पता लग रहा है कि ये म्यूकस को सिक्रेट करेंगी, ठीक है। और पेप्टिक और चीफ सेल, है ना, नाम से ही पता लग रहा है, पेप्टिक यानी पेप्सिनोजन को ये सिक्रेट करेंगी। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करेंगी, HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। अब देखो यहां पे थोड़ी मजेदार बातें आएंगी। देखो ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव है, मतलब अभी ये कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बनना पड़ेगा, है ना, इसको क्या बनना पड़ेगा, हीरो बनना पड़ेगा। अभी ये विलन है, तो ये पेप्सिन इसको बनना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन से इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कराना है, और ये काम कौन करेगा, HCl करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि HCl क्या करता है, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कराता है। आपको तो पता ही है HCl क्या है, एसिड है, तो ये एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा, और इसकी एसिडिक कंडीशन की मदद से पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एक्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। अब ये जो है HCl के अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या करता है, ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब ये जो चार्ट है, इसके लिए आपके सामने अभी एक वीडियो चलेगी, उससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएंगे। अब ये जो देखो, ये एंजाइम का जो चार्ट है ना, ये बहुत ही तगड़ा चार्ट है, एक तरीके से सुपरमैन चार्ट है ये, ठीक है। कहां से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है और किसके लिए होता है, सारी बातें अपने आप इसमें क्लियर हो जाती है, ठीक है। देखो बात करते हैं सबसे पहले, देखो हम जो भी फूड खाते हैं, तो मेनली उसमें क्या क्या होता है, मेनली उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और क्या होता है मेनली उसमें फैट्स होते हैं, और क्या होता है मेनली उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और क्या होता है मेनली उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यही चार चीजें मेनली पाई जाती हैं अपने फूड में, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब मेनली ये चीजें पाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है हमें डाइजेस्ट भी इन्हीं को करना है ना। तो बारी बारी से देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या फंक्शन चलता है, कहां पे क्या होता है, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, ठीक है। मैं दो चार्ट बताऊंगा, पहला ये है और इससे आगे एक धमाकेदार आएगा, वो भी बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार चार्ट आपके सामने है, ये ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आया कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम होता है और कहां पे होता है, तो माउथ में ये वाला, स्टमक में होता ही नहीं है, पेनक्रियाज में ये वाला, और सक्कस एंटेरिकस। देखो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन का जूस, ठीक है। अब प्रोटीन के लिए पूछ लिया जाए तो माउथ में कोई भी नहीं, स्टमक में ये वाला, पैंक्रियाज में ये वाला, इसमें ये वाला। न्यूक्लिक एसिड के लिए पूछ लिया जाए, फैट के लिए पूछ लिया जाए, बिल्कुल क्लियर कट चार्ट है, मजा आ जाएगा इस वाले से, ठीक है। तो बारी बारी से कर लेते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। देखो जो ये वर्ड होता है ना, अमाइलेज, अमाइलेज, ये किससे रिलेटेड होता है, स्टार्च के रिलेटेड होता है, और स्टार्च एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ये कॉमन सेंस की बातें हैं कुछ, जैसे कि अमाइलेज है, जैसे कि मान लो अमाइलेज है, तो वो ऑटोमेटिक है कि अमाइलेज जो वर्ड है वो स्टार्च के रिलेटेड है, तो कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड है ना। जैसे कि एक एंजाइम आ जाए, मान लो लाइपेज आ जाए, तो लाइपेज यानी लिपिड यानी फैट के रिलेटेड है। एंजाइम आ जाए आपके सामने प्रोटीएज,
एंजाइम आ जाए प्रोटीएज यानी प्रोटीन के रिलेटेड है, ठीक है। और जैसे इसके सामने लगा दूं मैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज यानी स्टमक से आया है और लिपिड की यानी फैट की डाइजेशन के लिए, या फिर मैं लगा दूं पेनक्रियाटिक लाइपेज यानी एंजाइम पेनक्रियाज से आया है और किसकी, फैट की डाइजेशन के लिए है। तो थोड़ा नेमिंग है ना, लॉजिक से किया करो। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए माउथ में कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, और स्टमक में ऐसी खास कुछ एंजाइम नहीं पाया जाता कार्बोहाइड्रेट के लिए। और पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, देखो फिर से वही बात है, पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियाज से आया है, अमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए है। सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस में कौन से होंगे, माल्टेज होगा माल्टोज के लिए, लैक्टेज होगा लैक्टोज के लिए, सुक्रेज होगा सुक्रोज के लिए, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो माउथ में ऐसा कुछ खास प्रोटीन का नहीं पाया जाएगा। स्टमक में कौन सा होगा, पेप्सिन होगा ना, स्टमक का तो सुपर हिट एंजाइम है पेप्सिन अपना, है ना, जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना था, किसकी हेल्प से, HCl की हेल्प से। पेनक्रियाज की बात करें तो प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन पाया जाएगा, कीमोट्रिप्सिन पाया जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पाया जाएगा। देखो जैसे हमने बात की थी, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आपको दो में, पेप्सिन में और ट्रिप्सिन में। देखो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन बनता है, किसकी हेल्प से, HCl की हेल्प से, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, किसकी हेल्प से, एंटेरोकाइनेज की हेल्प से, याद रखना। और ये कहाँ का एंजाइम है, पेनक्रियाज का एंजाइम है। और पेप्सिन कहाँ था, स्टमक में था, ठीक है। और एंटेरो जो वर्ड होता है ना, एंटेरो, ये किसके लिए यूज होता है, एंटेरो वर्ड इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है ना। तो ये कहां से बनता है, इंटेस्टाइन से बनता है ये वाला एंजाइम, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये हो गया अपने ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन अगर याद आ गया तो कीमोट्रिप्सिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज याद रखना है। इधर है डाइपेप्टाइडेज। अब ये डाइपेप्टाइडेज क्या है, ये माल्टेज लैक्टेज, ये आगे समझ में आएंगे आपको अच्छे से, टेंशन मत लो। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पे कुछ खास नहीं, यहाँ पे कुछ खास नहीं। पेनक्रियाज में है कौन सा, न्यूक्लियेजेज है। और सक्कस एंटेरिकस में कौन से, न्यूक्लियोटाइडेजेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ये भी आपको अच्छे से आगे ही समझ में आएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। फैट की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। स्टमक में होगा गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो लाइपेज लिपिड मतलब यानी फैट की डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक यानी स्टमक से आया है। बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है फैट का डाइजेशन स्टमक में, कुछ खास नहीं होता, बहुत मिनिमम सा होता है। और फैट के लिए पेनक्रियाज से बात करें तो कौन सा आएगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज। देखो पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियाज से आया, लाइपेज यानी फैट की डाइजेशन के लिए, और यहां से खाली लाइपेज, ठीक है। लाइपेज मतलब फैट की डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है आगे क्या है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है बाइल कंटेन्स। बाइल में क्या क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। अब बाइल पिगमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ अ फैट अब्जॉर्प्शन। इसको आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी ये सही से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है देखो, ये इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। ये तो हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी, इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको चार्ट बोल लो या फिर आप टेबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ना। क्योंकि इस चैप्टर में जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो होती है अपनी डाइजेशन को रिलेटेड, है ना, कि डाइजेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कितना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ में कितना डाइजेशन होगा और कौन करेगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना होगा, कौन करेगा। ऐसे ही प्रोटीन का पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन का कहां कहां पे कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड का, फैट का, इनका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज की कंफ्यूजन को निकालने के लिए मैंने दो चीजें बनाई थी। एक तो ये वाला चार्ट था अपना, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है अपना, और एक ये वाला चार्ट था। अब हम इसका मजा उठाएंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे, लुफ्त नहीं लुत्फ उठाएंगे, ठीक है। पर इसका लुत्फ उठाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें यहां समझाना चाहूंगा, जो अपने को समझनी जरूरी है कि आखिरकार हो क्या रहा है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए हम अपनी बातों को बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार तरीके से समझने जा रहे हैं। देखो मान लो मैंने कुछ भी खाना खाया, कुछ भी मैंने खाना खाया, घर पे या बाहर पे, रेस्टोरेंट में, कहीं भी खाया, तो उस खाने में जो पार्टिकल थे वो बहुत बड़े साइज के थे ना। मान लो इतने साइज के वो पार्टिकल थे, है ना। मान लो ये पॉलीसेकेराइड है, या फिर ये प्रोटीन है, या फिर ये फैट है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इतने बड़े साइज के पार्टिकल को हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब डायरेक्टली ऐसे नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली अब्जॉर्ब इसको नहीं किया जा सकता। तो करना क्या पड़ेगा, इसको पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, इसको छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, मान लो इतने छोटे पीसेस में हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि ये अब भी है ना, फिलहाल ये अब भी बड़े हैं, ये भी अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको और ज्यादा छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनको हम कब तक तोड़ेंगे कि ये इतने छोटे पीसेस में ना टूट जाएं कि जब ये क्या हो जाएं, जब ये क्या होने लग जाएं, अब्जॉर्ब होने लग जाएं। मतलब क्या है, ये इतने छोटे टूट जाएंगे कि ये डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, और ब्लड में अब्जॉर्ब होके कहां, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और बॉडी की पूरी सेल्स को खाना चाहिए था, पूरी सेल्स को खाना ये अब पहुंच जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल चलेगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लो, चाहे आप प्रोटीन्स की बात कर लो, चाहे फैट्स की बात कर लो। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूं, मैं कैसे ये चीजें बोल रहा हूं आपके सामने। देखो, फॉर एग्जांपल हमने पॉलीसेकेराइड खाया, हमने क्या खाया, पॉलीसेकेराइड खाया। अब पॉलीसेकेराइड को हमारी बॉडी अब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो क्या है, पॉलीसेकेराइड को तोड़ना पड़ेगा किसमें, डाइसेकेराइड में तोड़ना पड़ेगा, छोटे पीसेस में। अब डाइसेकेराइड को भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो इसको भी आगे तोड़ना पड़ेगा किसमें, अब मोनोसेकेराइड में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें, देखो पॉलीसेकेराइड को तोड़ दिया तो डाइसेकेराइड में अपने एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि माल्टोज हो गया, है ना, जैसे कि माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना। और इनको फर्दर हम तोड़ देंगे तो किस में बन जाएगा, मान लो एक ग्लूकोज में बन जाएगा, जो कि एक मोनोसेकेराइड है, और ग्लूकोज जो है वो अब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये तो चलेगी अपनी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की कहानी, है ना। एक बार मैं यहाँ पे आपको रिलेट करा देता हूँ। देखो, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड थे, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ेंगे, है ना। परसेंटेज मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो। पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ेंगे, डाइसेकेराइड को किसमें, मोनोसेकेराइड में तोड़ेंगे, और फाइनली वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब सेम कहानी सबके लिए लगानी है। ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कहानी देख ली, है ना। अब हमें प्रोटीन के लिए सेम कहानी लगानी है। सेम कहानी हमें किसकी चाहिए, प्रोटीन के लिए चाहिए। ठीक है, यहां हमारे पास प्रोटीन है और ये बहुत बड़े साइज का है, इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में। देखो, यहां पे मैंने 2 स्टेप बताए हैं, पर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डाइपेप्टाइड, है ना, डाइपेप्टाइड्स में, किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। अब डाइपेप्टाइड्स जो हैं वो भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इसको फर्दर और ज्यादा तोड़ देंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अमीनो एसिड जो है वो क्या है, वो अपना अब्जॉर्ब होने लायक है, इतना छोटा टूट गया, ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। देख लो प्रोटीन्स का, देख लो एक बार। अब प्रोटीन्स थे किसमें गए, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में, अब फिर किसमें गए, डाइपेप्टाइड्स में, फिर किसमें, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड क्या है, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब सेम कहानी हमें किसके लिए चाहिए, सेम कहानी, देखो ये पूरा ही रब कर लेता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेम कहानी हमें न्यूक्लिक एसिड के लिए चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का क्या खेल चलेगा। अब हम क्या देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड का क्या खेल चलेगा। न्यूक्लिक एसिड का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल क्या है, हमें पता है, डीएनए या फिर आरएनए, ये है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, बहुत सारे किसी न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे यानी मैं ऐसे दिखा देता हूं, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें हम, एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, तो वो किससे मिलके बनता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस क्या है, पेंटोज शुगर प्लस क्या है, फॉस्फेट। ठीक है, मैंने क्या बात की कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनेगा, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये हो गया अपना न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आपने एक सुना होगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देखो अगर यहां से अगर हम फॉस्फेट को छोड़ दें, तो ये होगा न्यूक्लियोसाइड, ये होगा न्यूक्लियोसाइड। पूरा समझ में आ गया। न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए या फिर डीएनए होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं, वो पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है, नाइट्रोजिनस, एक हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। अब यहां से अगर हम फॉस्फेट को रिमूव कर दें, जो ये बच जाएगा नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये क्या बन जाएगा अपना न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो अब डाइजेशन देख लो कैसे करना है, डाइजेशन देख लो कैसे करना है। ठीक है, देखो हमने मान लो एक एंजाइम का एक्ट कराया किस पे, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट कराया।
ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था, तो ये बहुत सारे जो जुड़े हुए थे, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए थे, तो एंजाइम के एक्शन से क्या होंगे, ये बेचारे अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग, है ना। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुए, अलग अलग हो गए न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में अपने पास क्या है, ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर देखो, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जब आप कोई एंजाइम का एक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये फॉस्फेट बेचारा अलग टूट जाएगा। फॉस्फेट बेचारा अलग टूट जाएगा तो क्या बच जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड पे जब आप एक एंजाइम का एक्शन कराओगे तो क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस अलग टूट जाएगा और पेंटोज शुगर अलग टूट जाएगी। ठीक है। एंजाइम कौन से, एक तो एंजाइम, पहला एंजाइम इस पे एक्ट किया, दूसरा एंजाइम किस पे, इस टोटल पे यानी न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट किया, और तीसरा एंजाइम किस पे, न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट किया। ठीक है। एंजाइम का नाम देख लो। अब जो न्यूक्लियक एसिड पे एक्ट किया उसका नाम हो जाएगा क्या, न्यूक्लियेजिस। न्यूक्लियेजिस है ना, न्यूक्लियक एसिड पे एक्ट किया। जो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट किया उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइडेजिस। जो न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट किया उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइडेजिस। ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट किया न्यूक्लियेजिस, और जो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट किया न्यूक्लियोटाइडेजिस, न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट किया न्यूक्लियोसाइडेजिस। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हम ये चीजें यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है। अब क्या बनता है, अपना फैट बच गया। हमने तीन कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट हमने कर लिया, प्रोटीन हमने कर लिया, अब हम फैट देखने वाले हैं। अब देखो फैट का कैसा गेम चलेगा वो देख लेते हैं, फैट का क्या गेम चलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है। देखो अब फैट को हम किस में तोड़ेंगे, फैट को पहले हम तोड़ेंगे डाइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड में, और इसको आप फर्दर तोड़ दोगे तो हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये अपने को मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा फिर, ये बहुत छोटा टूट चुका है तो ये अब्जॉर्ब होने लायक है, अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब ये चार्ट में, अपने चार्ट में सारी चीजें देख लेते हैं। देखो एंजाइम तो हम देख चुके थे ना, एंजाइम तो हम देख चुके थे कहां से कौन सा रिलीज होता है ना, पैनक्रियाज से कौन सा, स्टमक से कौन सा, माउथ से कौन सा। अब बारी बारी से इन पे बात कर लेते हैं, बारी बारी से इन पे हम थोड़ा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात की थी कि क्या है, पॉलीसैकेराइड थे, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनेंगे, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बनेंगे, और मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कैसे कैसे हुआ चीजें वो हमें देखनी है। देखो माउथ के अंदर बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो 30% है ना, 30% पॉलीसैकेराइड जो है वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। अमाइलेज मतलब वो एंजाइम कहाँ पे, है ना, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है ना, हमने किया था ना। अमाइलेज मतलब स्टार्च से रिलेटेड है, यानी कार्बोहाइड्रेट से उसका रिश्ता है। ठीक है। 30% हो गए, तो 30% तो यहाँ अपने पास क्या है, 30% तो क्या है, अपने पास डाइसैकेराइड बच गए, और 70% अपने पास क्या है, पॉलीसैकेराइड है। 30% डाइसैकेराइड यहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं, 70% पॉलीसैकेराइड है। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा खास कुछ एंजाइम नहीं होता, देख लीजिए आप। ठीक है। तो फिर ये कहाँ पहुंच गया, अपना इंटेस्टाइन में सामान अपना पहुंच चुका है ना। इंटेस्टाइन में सामान क्या पहुंचा कि 30% तो डाइसैकेराइड हैं, ये वाले, है ना, बन चुके हैं ऑलरेडी, और 70% जो यहाँ से पॉलीसैकेराइड चले थे वैसे के वैसे पड़े हैं। तो इन 70% पॉलीसैकेराइड को भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसकी हेल्प से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से, है ना। और डाइसैकेराइड अब यहाँ कैसे बन जाएंगे, 100% डाइसैकेराइड बन गए यहाँ पे। अब डाइसैकेराइड को क्या है, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। देखो डाइसैकेराइड की बात करें अगर, मैंने आपको बोला था कि डाइसैकेराइड कौन से होते हैं अपने, जैसे कि लैक्टोज हो गया, जैसे कि माल्टोज हो गया, जैसे कि सुक्रोज हो गया। अब लैक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, लैक्टेज। माल्टोज को कौन सा, माल्टेज। सुक्रोज को कौन सा, सुक्रेज, है ना। लैक्टोज को, माल्टोज को माल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज। मोनोसैकेराइड यानी अपना यहाँ ग्लूकोज बन चुका है और ये अब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का देख लो, माउथ में कोई ऐसा एंजाइम होता नहीं है। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की बात करें तो माउथ में ऐसा कोई एंजाइम होता नहीं है, फिर स्टमक में मिलेगा और फिर पेनक्रियाज के मिलेंगे। ठीक है। स्टमक में मिलेगा और फिर पेनक्रियाज के मिलेंगे। तो जो स्टमक में मिला उसने क्या किया, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज में। किसने, स्टमक का एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है, ये हम देख चुके हैं। फिर पेनक्रियाज में प्रोटीन के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, है ना। देखो
प्रोटीन का फ्लो कैसे था, पहले प्रोटीन फिर पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज, फिर उसको किस में तोड़ा जाएगा, डाइपेप्टाइड्स में, और डाइपेप्टाइड्स को किस में, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड क्या है फिर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और डाइपेप्टाइड्स को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, डाइपेप्टाइडेज, नाम से ही कवर हो रहा है डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड का तो हम मेरे ख्याल से डिटेल में देख चुके हैं, पूरा आसानी से अपने को समझ में आ चुका था, ठीक है। फैट की बात करें तो मैंने बोला था गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक यानी स्टमक से रिलीज होगा, लाइपेज यानी लिपिड की है ना, यानी फैट की डाइजेशन के लिए, ठीक है। वेरी स्मॉल, मतलब ये ना के बराबर ही होता है, लगभग 1% ही डाइजेशन यहाँ पे होती है फैट की, ठीक है। और फैट की हम बात कर चुके थे कि फैट को किस में तोड़ा जाएगा, पहले डाइग्लिसराइड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स में, फिर उसको किस में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और ये अपना अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। बट फैट के लिए थोड़ा और हमें कुछ देखना पड़ेगा, वो हम एक बार देख लेते हैं ना। बाकी तो अपना ये सारा मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सारा आपका कवर हो जाएगा, जो भी आपकी एनसीईआरटी की कंफ्यूजन थी कौन सा एंजाइम कहां से, बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा इसे, ठीक है। एक बार फैट का जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने फैट के लिए आपको बोला था कि ये वाली चीज है आप 2 मिनट के लिए स्किप कर दो, ये वाली चीज आप 2 मिनट के लिए स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसका नंबर आ गया, ये क्या चीज है, देखो हम यहां बात कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड की और फैट्स की बात कर चुके हैं। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कहां पे, मोनोसैकेराइड तक हमारे पहुंच चुके थे, और ये क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अमीनो एसिड तक हम प्रोटीन में पहुंच चुके थे, और ये क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे अमीनो एसिड। यहां पे न्यूक्लिक एसिड में हम शुगर प्लस बेसिस पे पहुंच चुके हैं, ये क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और यहां मैंने मोटे मोटे तरीके से बता दिया था कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल पहुंच जाएंगे, और ये अपने अब्जॉर्ब होने चाहिए, बट क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं ना, वो इनसॉल्युबल होते हैं, ये तो डायरेक्ट ब्लड में चले जाएंगे, बट ये क्या होते हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इसको ध्यान देना थोड़ा फैट वाले पे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इनको ब्लड में कैसे अब्जॉर्ब कराया जाए, तो यही ये प्रोसेस बोलती है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, देखो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्ट क्या है, अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, क्योंकि ये इनसॉल्युबल हैं। तो इनको कैसे ब्लड तक भेजा जाए, वो ये प्रोसेस है। तो इनकी हम क्या कर देंगे, इमल्सिफिकेशन कर देंगे, और ये इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, बाइल करेगा। बाइल कहां से आता था, ये हमने देख लिया था ना, लीवर से अपना आया था, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ था। तो अगर हम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की इमल्सिफिकेशन बाय बाइल कर दें, तो उसको क्या बोल देंगे, जो है ना, जो स्ट्रक्चर बन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, मिशेल्स बोलेंगे। अब इस मिशेल के बाहर अगर हम प्रोटीन की कोटिंग कर दें तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, काइलोमाइक्रोन्स बन जाएंगे। फ्लो को पकड़ो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को जब इमल्सिफिकेशन बाय बाइल कर दिया तो क्या बन गया, मिशेल्स बन गए, और मिशेल्स के बाहर प्रोटीन की कोटिंग कर दी तो काइलोमाइक्रोन्स बन गए। अब काइलोमाइक्रोन्स ट्रांसपोर्टेड टू कहां भेज दिया जाएगा, लिम्फ वेसल में इनको भेज दिया जाएगा, और लिम्फ वेसल क्या है, अल्टीमेटली अपनी ब्लड में ओपन हो जाएगी। तो ये क्या है, अपने ना चाहिए थे कहां, अपने को ब्लड में ही तो चाहिए थे, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में, पूरी सेल्स में, पूरे टिश्यू में है ना, डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में हो जाए। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन की। तो अब्जॉर्प्शन यहां पे 3 तरीके से होगी, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब यहां पे भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखो, एनर्जी के खर्चे की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन में कभी भी एनर्जी नहीं लगती है, हमें पता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी नहीं लगती है, वहां पे हमारे लिए एक साथी प्रोटीन होते हैं जो हमारा काम बनवा देते हैं, एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। और एक्टिव तो नाम में यार एक्टिव मतलब एनर्जी का खर्चा हुआ है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। अब यहां पे ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो, जो ग्लूकोज है वो तीनों में है, कि ग्लूकोज की अब्सॉर्प्शन तीनों के थ्रू होती है ना, सिंपल सी बात है, याद हो गया। अमीनो एसिड भी तीनों में है, ये भी याद हो गया। अब बचा क्या, देखो यहां पे कैरियर प्रोटीन का यूज होता है फैसिलिटेटेड में, ये तो हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी पता लगता है। अब बचा क्या, जो जहां पे कंफ्यूजन होगी कि क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू है, और सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो, सोडियम को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, N और A, N और A। तो इस A से याद आ जाएगा, N से याद आएगा सोडियम, और A से याद आ जाएगा एक्टिव। तो सोडियम एक्टिव के थ्रू था, और क्लोरीन आयन किसके थ्रू था, क्लोराइड आयन अपना सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू था। अब ये कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अब्जॉर्प्शन कहां पे किस तरीके की होती है, कि माउथ में कुछ सर्टेन ड्रग्स की होती है,
ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में ये पूछा जा सकता है। स्टमक में क्या है, खास नहीं होती, थोड़े बहुत पानी की, सिंपल शुगर की, अल्कोहलिटी सी। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है खाने की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी लगभग ना के बराबर थोड़ा बहुत पानी, ड्रग्स, मिनरल्स, ये वो टाइम पास। तो मैक्सिमम किस में है, मेन किस में है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब देखो एक वर्ड आता है एसिमिलेशन, ये क्या होता है, और इसके साथ ही एक वर्ड आता है डिफिकेशन, ये क्या होता है। देखो मैंने खाना खाया, ठीक है, हम सब खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, ठीक है, किस लिए खाया, क्योंकि उसमें जरूरी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। मेरे इस हाथ को जरूरी चीजें चाहिए, मेरे पैर को चाहिए, मेरी आंखों को, मेरे दिमाग को, सारी वो जरूरी चीजें चाहिए। जरूरी चीजों में क्या है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, सारी चीजें हैं। तो हमने खाना खाया, उसमें थे जो जरूरी चीजें थी, वो हमने जहां भी चाहिए, हाथ को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, आंखों को चाहिए, वहां पे हमने वो पहुंचा दी, ब्लड में अब्सॉर्ब करके। उसी को बोल रहे हैं हम क्या, एसिमिलेशन बोल रहे हैं, कि टिश्यू के पास पहुंचा दिए, अब वो उसका यूटिलाइज करेगा, ठीक है। अब डिफिकेशन क्या है, तो हमने जो खाना खाया, जरूरी तो नहीं है ना, उसमें 100% जरूरी चीजें थी, तो उसमें जो बकवास चीजें थी, जो वेस्ट था वो भी था। अब वेस्ट को बॉडी में तो रख नहीं सकते, तो वेस्ट को बाहर निकालना है, फीसिस के थ्रू निकाल देते हैं सुबह सुबह सुलभ शौचालय में जाकर। हम सभी, शर्माने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। तो कुपोषण की यहाँ पे दो बीमारियां हमें एनसीईआरटी में मिलेगी, एक क्वाशियोरकर, एक मुरेस्मस। यहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, तो जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे आएगी केवी एजुकेशन की ट्रिक, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे वो तीन चीजों में आपसे क्वेश्चन में खेल सकते हैं, एक तो प्रोटीन के साथ, एक कैलोरी के साथ, एक वो उम्र के साथ खेलेंगे, कि प्रोटीन किसमें कम था, किसमें नॉर्मल था, कैलोरी किसमें क्या थी, और उम्र किसमें कैसी होती है। देखो प्रोटीन की कमी तो दोनों में ही हो रही है, दोनों में ही कम हो रहा है प्रोटीन, है ना, इसलिए तो उसको कुपोषण बोला है, कि प्रोटीन की, है ना। देखो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, पहला ही वर्ड दिमाग में क्या आता है कि प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की तो भाई दोनों में कमी है। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी इसमें नॉर्मल है, इसमें कम हो गई है। और उम्र की बात करें, इसमें 1 साल से ज्यादा की उम्र है और इसमें 1 साल से कम की उम्र है। अब इसको कैसे याद करना है, देखो इसमें वर्ड आ रहा है मुरा। मुरा मतलब मरा, मतलब बिल्कुल ही मरा पड़ा है। प्रोटीन की भी कमी है, बिल्कुल ही मरा पड़ा है, इसमें तो कैलोरी भी कम है। और उम्र की भी बात करें, उसमें भी बिल्कुल छोटा सा है, मरा पड़ा है, 1 साल का भी नहीं हुआ है। तो इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। और इसमें देखो प्रोटीन की तो दोनों में कमी थी, जबकि कैलोरी इसमें नॉर्मल है भाई, और उम्र भी इसमें थोड़ी बहुत हो गई है, तो वो बिल्कुल ही मरा पड़ा है। उसमें फैट भी नहीं है। फैट क्यों नहीं है, क्योंकि कैलोरी नहीं है तो फैट भी नहीं होगा, ठीक है। उम्र भी बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही मरा पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं। तो डिसऑर्डर्स में देखो ये वाले डिसऑर्डर हैं, तो यहां से तो कुछ क्वेश्चन खास बनेगा नहीं, कि इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, है ना, ये तो सबको ही पता है इसमें क्या होता है। इनडाइजेशन में क्या होता है, ठीक से इम्प्रॉपर डाइजेशन हो गया, ठीक से डाइजेशन नहीं हुआ है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, सूखा पड़ गया है। डायरिया में क्या होता है, बाढ़ आ गई है। तो इसमें से क्वेश्चन कुछ खास बनता नहीं है। वोमिटिंग से क्या क्वेश्चन बनेगा, जो सुपरहिट क्वेश्चन बनता है, कि वोमिट सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका क्वेश्चन एक बन जाएगा अच्छे वाला। वोमिटिंग में होता क्या है वो सबको पता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, है ना, मुंह से हम उल्टी कर देते हैं, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं था। हाँ, एक जॉन्डिस का यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, कि लीवर में कुछ खराबी आ जाती है। अब लीवर में खराबी आने की वजह से देखो लीवर क्या कर रहा था, बिलिरुबिन को बाहर निकाल रहा था, फिल्टर कर रहा था। अब लीवर में ही खराबी आ गई, तो बिलिरुबिन जो है वो फिल्टर बाहर नहीं आ पा रहा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तो बिलिरुबिन बाहर नहीं आ पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो वो क्या है, डिपॉजिट होता जाएगा बॉडी में। अब वो डिपॉजिट होता जाएगा तो उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो उसकी वजह से क्या है, अपनी आंखें जो है, अपनी स्किन जो है वो पीली पीली येलो दिखाई पड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने डाइजेशन का वन शॉट निपटा लिया। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।